नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घटनासार की तीसरी या चौथी क्लास कर रहे हैं। आप लोगों ने जो इससे पहले क्लासेस आई हैं वो सभी कंप्लीट कर ली होगी, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। ठीक है, अब आज की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है वन रिपोर्ट से। ठीक है, तो वन रिपोर्ट की एक क्लास डिटेल्स में इससे पहले करवा दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से जो पॉइंट्स हैं कुछ कुछ पॉइंट्स दोहरा ले रहा हूँ, लेकिन वो डिटेल्स क्लास थी, तो चाहो तो उसको देख लेना, क्योंकि वो काफी लंबी क्लास है और ये तो एक एक कुछ पॉइंट्स मात्र हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि क्लास साथ के साथ देखते रहिएगा, इसलिए नहीं बैठिए कि लास्ट टाइम पे देखेंगे, फिर लास्ट टाइम पे देखने के चक्कर में क्या हो जाता है कि आप याद नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है, जो भी मैंने चीजें हाईलाइट कर रखी है ना, इन चीजों को आप साथ के साथ हाईलाइट करते रहिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिए करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो वनों की स्थिति जानने के लिए जो रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो भारत वन रिपोर्ट है, वो केंद्रीय पर्यावरण और जल मंत्रालय ने कब निकाली है? 21 जनवरी 2025 को। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसको निकालता कौन है, तो हमारे इधर निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है एक, उसको केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको निकाला है। ठीक है, अब ये कब आती है? 2 वर्ष में आती है। इससे पहले आई थी 2021 में। ठीक है, फिर आई है 2023 की। मतलब देखिए, 2 साल वैसे पीछे चल रही है, जैसे 2025 में आई है, लेकिन आई कब की है? 2023 की। और उससे पहले जब 2023 में आई थी, तब कब की आई थी? 2021 की। तो ये पूछ लेता है। दूसरा क्या पूछेगा इसमें कि पूछेगा कौन सी नंबर की रिपोर्ट है ये, तो ये भी ध्यान रखना है हमें, 18वें नंबर की रिपोर्ट है। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। फिर देखिए कुछ पॉइंट जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में, जैसे कुल वन क्षेत्र आपका प्रतिशत में पूछता है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछता है, तो क्यों ही ज्यादा फैक्ट याद रखें, लेकिन कुल कुल वन क्षेत्र जो है वो पूछ लेगा आपसे कि कुल वन का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। वो है यहाँ पर 21.76%। तो एक ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर बात कर रहा है यहाँ पर कि वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है वो कितना है? 3.41%। 3.41%। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद एक पॉइंट और दिया हुआ है इसमें, कुल वन और वृक्ष आच्छादित दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 71 पॉइंट, ये 45 और 25.71%। तो ये हो जाएगा कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। पूरी वन रिपोर्ट में ये ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कितने साल में आती है, एक हो गया कौन सी भी रिपोर्ट है ये, और एक कि कौन निकालता है इसको। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें सबसे आगे जो राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा। एक नंबर एक पर कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर आपका है छत्तीसगढ़। ठीक, ये याद होगा। इसके बाद वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि में पहला स्थान किसका है? भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, और वन क्षेत्र की बात हो रही है प्रतिशत में। मध्य प्रदेश जो था वो टोटल्स में था राज्यों में सर्वाधिक वन, लेकिन ये प्रतिशत की बात हो रही है, तो प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा आपको? लक्षद्वीप में, जहां पर कितना प्रतिशत है? 91.33%। तो ये एक अच्छा खासा डेटा है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान किसका है? मिजोरम का और अंडमान निकोबार का। तो ये याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, फिर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, तो पूछे जाएगा आपसे अगर क्वेश्चन कि वन क्षेत्र में 2021 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई, तो वो हुई है आपकी मिजोरम राज्य में। ठीक है भैया, ये भी याद हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा? यहाँ पर गुजरात रहेगा, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर वृक्ष आवरण जो है ना, वो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है वृक्ष आवरण की, तो वो हुई है छत्तीसगढ़ में। ये इतना याद रख लीजिएगा। और यूपी में दूसरे नंबर पे हुई है, तो यूपी भी याद रख कर और इस पर स्टार भी लगा लीजिएगा, क्योंकि वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि में दूसरे स्थान पर कौन है? पहले पर तो मान लीजिए भैया छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, दूसरे पर है हमारा यूपी। तो यही पॉइंट हमें सबसे ज्यादा याद रखना है। ये किसमें है? वृक्ष आवरण क्षेत्र में। ठीक है, ये याद हो गया। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि इसके अनुसार जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आई है, इसके अनुसार बांस धारित क्षेत्र जो है वो उसका वर्ग किलोमीटर कितना है? वर्ग किलोमीटर में है ये 1,54,660 वर्ग किलोमीटर। तो एक ये याद रख लीजिएगा, बांस का क्षेत्र है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको लगा लिया है। फिर बात कर लेते हैं कुल कार्बन स्टॉक की। कुल कार्बन स्टॉक कितना हो गया है? 7,285.5 मिलियन टन। लेकिन आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक कितना हुआ है? पिछले आकलन की तुलना में बढ़ोतरी कितनी हुई है, ये हम लोगों को यहाँ पर अगर पूछ ले तो वो हुई है 81.5 मिलियन टन की। ठीक है, यही पॉइंट हमने
याद रख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि भैया कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र की बात हो रही है, इसमें कितनी कम हुआ है कि बढ़ा है, तो इस बार हुआ है ये कम, तो इसको भी ध्यान रखना है कितना कम हो गया, 7.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर भौगोलिक क्षेत्र का 0 प्रतिशत क्षेत्र है ये। ठीक, कच्छ वन आच्छादित क्षेत्र वाले पहले स्थान पर कौन है, सबसे ज्यादा पर है पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, और फिर उसके बाद है अंडमान निकोबार। तो ये भी तीनों याद रख लीजिएगा, नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गुजरात को पहले पर मत लगा देना आप लोग, हैं, इतना याद रख लेना। फिर कच्छ क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कहाँ पर आई है, गुजरात में ही आई है इस बार सर्वाधिक कमी। तो इतने पॉइंट हम लोगों को रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए टॉप कच्छ वनस्पति वाले 5 राज्य दिए हुए हैं, सबसे नंबर 1 पर कौन सा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार, ये हम लोगों ने वैसे ही देख लिए हैं पहले ही। ठीक है, सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य की बात अगर करें तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। ये हम लोगों ने देख ली वन रिपोर्ट। अब आप लोगों को यदि ये डिटेल्स में समझना है तो फिर वो वाली वीडियो देखिएगा जो हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ी थी। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 40-45 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छे से उसमें समझा दिया गया, ट्रिक्स भी बनाई थी, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई। ठीक है, अब श्रीलंका तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कहाँ पर है, बिल्कुल बगल में ही है। तो राष्ट्रपति का सबसे पहले तो नाम अनुराग कुमारा दिशा नायके। ठीक है, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। वहां के राष्ट्रपति कौन थे, अनुराग कुमारा दिशा नायके। कैसे नाम है, लंबा सा नाम है, तो हो ही जाएगा याद, आप लोग तो वैसे ही स्मार्ट लोग हैं, है ना, याद कर ही लेते हैं। फिर कब इनकी यात्रा रही, ये रही है 15 से 17 दिसंबर 2024 में, ये भारत की यात्रा पर आए थे। और सबसे पहले कहाँ पर आए थे, इनका औपचारिक स्वागत हुआ था नई दिल्ली में, और फिर उसके बाद हैदराबाद हाउस में उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। किसके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। देखिए वहां के राष्ट्रपति आए हैं तो मोदी जी के साथ ही वार्तालाप करेंगे। फिर नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, कांके संथुराई नागपट्टिनम फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के पश्चात दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार के लिए रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा की बहाली और श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह, वहां का एक बंदरगाह है कांके संथुराई। देखिए जो नौका सेवा चलाई जाएगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में चली जाएगी, वो चला जाएगी रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच। ठीक है, नाम साउथ वाले ही हैं तो वो याद रखना। और फिर उसके बाद कांके संथुराई बंदरगाह पर क्या हुआ है, तो वहां पर पुनर्वास की दिशा में काम करने की सहमति दोनों पक्षों में रही है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, रामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इसका कार्य तेज करने का भी निर्णय लिया गया है। ये द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये दोनों चीजें हुई है। फिर देख लेते हैं, एक होता है IORA, क्या है ये, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसकी अध्यक्षता हेतु श्रीलंका के लिए भारत का पूर्ण समर्थन भारत की ओर से व्यक्त किया गया है। भारत श्रीलंका को पूरा समर्थन देगा IORA में। ठीक, श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण और दोहरे करारोपण से संबंधित समझौता ज्ञापन भी इसमें शामिल थे। बताइए जो सिविल सर्वेंट का प्रशिक्षण होता है उसका भी इसमें जो है समझौता हुआ है, तो ये भी शामिल था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कतर के अमीर शेख तमीम बिन की भारत यात्रा। तमीम बिन, मैंने ऐसा देखा है मोस्टली कि कतर के जितने भी शेख रहते हैं ना उनके नाम में बिन जरूर लगा होता है। अब इस बिन का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, काफी मैंने खोजबीन की लेकिन फिर भी नहीं पता लग सका। जिसको पता चल जाए तो वो कमेंट में बता देना कि बिन का मतलब क्या होता है। जितने भी बनते हैं वो उनमें बिन लगा रहता है। देखना जैसे कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, है ना, पूरा एड्रेस हो गया ये। एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 2 दिवसीय यात्रा पर रहे, कब रहे, 17 से 18 फरवरी 2025 में। ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर नई दिल्ली में कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत हुआ और 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनका स्वागत किया गया है। ठीक है, द्विपक्षीय समझौतों की अगर बात करें इनके पर तो क्या हुआ है, खाड़ी सहयोग परिषद जो होती है ना, इसमें 6 देश हैं खाड़ी परिषद में, तो इसमें से बहरीन को छोड़कर शेष 5 देशों ने जैसे कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान और कुवैत के साथ रणनीतिक संबंध भी बनाए गए हैं जो कि भारत के हो गए हैं अब। ठीक, और दोहरे कराधान से बचाव के लिए संशोधित समझौते भी हुए हैं। दोहरे कराधान कब होते हैं, जब जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला काम हो रहा था होता है उस पर लगता है तो उस पर बात हो जाती है, उससे दोनों देशों को फायदा होता है ना। और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य दोनों देश पक्षों में निर्धारित हुआ है। दोनों को अपना 2030 तक द्विपक्षीय जो व्यापार है वो दोगुना करेंगे, अभी जितना भी चल रहा है उससे सीधा डबल कर लेंगे। ठीक है,
और पारस्परिक सहयोग के साथ विभिन्न समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, और क्या हुआ है इसमें, वित्तीय व आर्थिक सहयोग में भी इस पर क्या हुआ है, द्विपक्षीय रणनीति बनी है। युवा व खेल कूद में सहयोग हुआ है, इन्वेस्ट इंडिया व इन्वेस्ट कतर के बीच भी सहयोग होगा, और भारतीय उद्योग परिसंघ जो है वह कतर व्यवसायी संघ के बीच भी समझौता शामिल किए गए। तो ये भी ध्यान रख लेना अगर कोई समझौता पूछ ले, जैसे प्री में बहुत ज्यादा चांस नहीं रहेंगे कि इनमें से कोई समझौता पूछा जाए, लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया तो हमारा काम क्या है, डिटेल्स में पढ़ना है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो है ना, भारत को सर्वाधिक मात्रा में ये आपूर्ति कतर द्वारा की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, जो LNG होगी ना, ये कतर से भारत को खूब ज्यादा मिल जाएगी, तो कतर से मिलेगी ये, है ना। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18.77 अरब डॉलर का था, जो अब भारत के बीच कितना हो गया है, 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि कतर ने क्या था, कतर से भारत का आयात जो था ना वो 16.8 अरब डॉलर का था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इनने क्या किया है, अभी AI कोशा, AI कंप्यूटर पोर्टल और फाउंडेशन AI मॉडल लॉन्च किए हैं अभी हाल ही में। तो ये हमें ध्यान रखना है, इन्होंने लॉन्च किए हैं ये 6 मार्च 2025 को। AI कंप्यूटर पोर्टल और AI कोशा और डेटाबेस प्लेटफॉर्म सहित कई अन्य पहले लॉन्च किए हैं। वो अन्य पहले कौन कौन सी हैं, क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। AI कोसा जो है ना, वो उच्च गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा तक आसान पहुंच प्रदान कर देगा, तो ये भी सरल हो जाएगा। दूसरा क्या है, AI डेवलपर से जो है ना, मॉडल और निर्माताओं के लिए आवश्यक संसाधनों और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। तो इतना लगा लेना, जो हाईलाइट है वही लगाना, फालतू चीजें मत पढ़ना, नहीं तो उसमें उलझे रह जाओगे, है ना। फाउंडेशन मॉडल जो है वो बड़ा AI मॉडल होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षण किया जाता है और जो विभिन्न AI कार्यों को करने में भी सक्षम होता है, जैसे चैट GPT, आप लोग बहुत लोग आप में से चला ही रहे होंगे, जैसे मैं भी चला ही रहा हूँ, क्वेश्चन वोश्चन देखना होता है तो बढ़िया आ जाता है खुल के, सीधा चैट GPT में डालो आप, पूरा डिटेल्स में खुल के आ जाएगा, फिर मजा नहीं आया फिर दोबारा डालो, दोबारा दूसरे तरीके से खुल कर आएगा। गूगल, जेमिनी, मेटा और लिया मया, तो इसमें से अधिकतर तो आप लोगों ने यूज किए होंगे, तो यही सारे हैं। ठीक है, अब है इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल का शुभारंभ था, जो 18,000 से अधिक GPU, क्लाउड स्टोरेज और विभिन्न AI सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। तो इतने ही सारे पॉइंट थे जो इसमें याद करने लायक थे। नेक्स्ट न्यूज है कि राष्ट्रीय जलमार्गों को कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना, ठीक है, तो ये जलवाहक योजना क्या है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, राजमार्ग नंबर 1 गंगा नदी पर है, वो तो आप लोगों को पता ही है कहाँ से कहाँ तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 16 बराक नदी पर। इनके माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहन करने के लिए ये एक जलवाहक का शुभारंभ किया गया है, जो क्या करेगा, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल है, इन्होंने कोलकाता से लॉन्च किया। तो जगह का भी नाम याद रख लेना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए कार्गो जो परिवहन हेतु जलवाहक योजना लाई गई है, तो वो कहाँ से स्टार्ट की गई है या कहाँ पर इसकी घोषणा हुई है, तो वो आप लोगों को शहर का नाम रखना है कोलकाता से। ठीक है, और किसने की है, जो जलमार्ग मंत्री हैं अभी हाल ही में, उन्होंने की है, कौन से, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ठीक है, अब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो, उस पर क्या हुआ है, कोलकाता पटना बनारस और पटना कोलकाता खंड पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कोलकाता और गुवाहाटी के पांडु के बीच निर्धारित कार्गो जहाज सेवा शुरू की गई है। तो ये जगह के नाम दिए गए हैं जो कि हम लोगों ने पहले ही देख ली है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर क्या हुआ है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, जो IBPR है ना, इसके माध्यम से कोलकाता से पांडु खंड के लिए पारगमन के साथ 18 दिन और पांडु से कोलकाता के लिए 15 दिन निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये यात्रा हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, 3 जहाज शामिल किए गए इसमें, सर्बानंद सोनोवाल ने 3 जहाज कौन कौन से, MV त्रिशूल, MV AI और MV होमी भाभा। तो इन 3 को कोलकाता के GR जेट्टी से हरी झंडी दिखाकर कार्गो के साथ रवाना किया गया है। तो 3 जहाजों के नाम अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, एक तो MV त्रिशूल, MV AI और MV होमी भाभा, ये तीनों के नाम जरूर याद रख लेना, पूछेगा जरूर, देखना कहीं ना कहीं। अब देख लेते हैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और महिलाओं में देखें तो चौथी मुख्यमंत्री बन गई है। तो देख लेते हैं ये कब बनी, 19 फरवरी 2025 को दिल्ली के शालीमार बाग से पहली बारी विधायक चुनी थी और पहली बारी सीधी मुख्यमंत्री बन गई है। तो आप लोग भाजपा ज्वाइन करे रहिए, पता नहीं कब CM बन जाओ, है ना।
विधायकी का टिकट मिल जाए पहले उस तब बन पाओगे, उससे पहले भी नहीं बन पाओगे। तो ये होता है भाजपा में कि किसी को भी उठा के सीधा सीएम बना देते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, या फिर राजस्थान का हो, या खुद गुजरात का, और फिर अब ये दिल्ली का। तो ये खूब सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, लेकिन हमारा यूपी इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। बाबा जी बहुत दमदार आदमी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये कहाँ से मैडम बनी हुई है? शालीमार बाग से ये पहली बार विधायक बनी थी, और सीधा ये बन गई है सीएम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये श्रीमती गुप्ता जी है ना, जो रेखा गुप्ता इनका नाम है, ये 9वीं मुख्यमंत्री है और चौथी महिला है। चौथी, पहली कौन थी? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी। आतिशी अभी आम आदमी पार्टी से ही कुछ दिनों के लिए बनी थी। इन दोनों का तो लंबा कार्यकाल रहा है, सुषमा स्वराज का, और शीला दीक्षित का तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और उसके बाद आतिशी का तो कुछ महीनों के लिए बना था, जब जो केजरीवाल जी थे ये जेल में गए हुए थे, तब आतिशी जी को सीएम बना दिया था। तो ये 3 महिलाओं के बाद अब ये चौथी बन गई है, और वैसे 9वीं। ठीक है, इतना ही याद रखिए। और यहाँ के जो वरिष्ठ विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, ये भी गुप्ता जी हैं। इनको 8वीं दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये नाम भी एक याद रख लीजिएगा रेखा गुप्ता के साथ, विजेंद्र गुप्ता। और 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके अली मोहम्मद इकबाल जो है ना, इन्होंने सबसे लंबी जीत हासिल की है। कौन सी सीट से? मटिया महल विधानसभा से। कितने अंतर से हराया है इन्होंने? दीप्ति इंडोरा को 42,774 वोटों से पराजित किया है। वहीं सबसे कम अंतर में देखा जाए तो रविकांत जी हैं, जो कि सिर्फ मात्र 352 वोटों से जीते हैं, और ये जीते हैं भारतीय जनता पार्टी की त्रिलोकपुरी सीट से। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट थे, बाकी ज्यादा नहीं। भाजपा ने कितनी सीटें लाई है? भाजपा 48 लाई थी, और आम आदमी पार्टी जो है ना 22 सीटें लाई थी। ये सब आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत चुनाव में इंटरेस्टेड रहते हैं। चुनाव और मैच, दो ही चीजें तो आप लोगों को पसंद है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है यहाँ पर। बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी गणना के मामले में भारत में सबसे आगे रहा है। पक्षी गणना जो चल रही थी, उसमें बंगाल लगातार तीसरे साल सबसे आगे रहा है। तो एक तो यही पॉइंट बन गया है, और ये याद ही होना चाहिए, बंगाल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी गणना में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य रहा है, तो वो रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक, लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल ने देश में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट, जो GBVC है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी हिस्सा लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये हमें पता चल गया है, GBVC के द्वारा, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले बाई चांस, तो ये आप लोगों को याद रखना है इतना। ठीक है, फिर क्या है? कुल 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है यहाँ पर भारत में। टोटल भारत की बात हो रही है, ये ना कि पश्चिम बंगाल की। टोटल में कितना? कुल 1068 पक्षी प्रजातियों की बात यहाँ पर हुई है, उनका दस्तावेजीकरण किया गया है। और जिसमें से पश्चिम बंगाल में अकेले ही 543 पक्षी प्रजातियों की गणना की गई, इसलिए ये शीर्ष पर पहुंच गया है। ठीक है, तो यही इतना ही पॉइंट हमें याद रखने थे। बाकी यहाँ पर है कि गणना के दौरान जो विशेष दुर्लभ पक्षी देखे गए हैं, उनमें शामिल है एविसविल जलोंग, ये मिला है आपको उत्तर बंगाल में। फिर एक मिला है स्पॉटेड क्रैक वायरुपुर, कॉमन स्टारलिंग मिला है मालदा में। तो ये नाम ही ऐसे खतरनाक है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एविसबिल, और दूसरा मिला है स्पॉटेड क्रैक, और मिला है फिर आपको कॉमन स्टारलिंग। ठीक है, ये 3 यहाँ पर मिले हैं प्रजातियां, जो कि पहली बार दिखाई दी हैं। तो सबसे टॉप पर कौन? पश्चिम बंगाल, कितना? 543। दूसरे पर कौन है? उत्तराखंड 446, और तीसरे पर है असम 414। तो यही राज्य जो गए, इन्हीं में आधे से ज्यादा जनसंख्या आ गई है। ठीक है, GBVA क्या है? अब इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, और भारत ने इसको 2013 में इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। तो 2013 से कह सकते हैं कि ये भारत इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, इतनी ही न्यूज इससे संबंधित आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारत डिजिटल पायलट जो लाइसेंस शुरू हुआ है करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो भैया बात आती है सबसे पहले, जब हम सेकंड पर हैं, तो सबसे पहला देश कौन सा बन गया है फर्स्ट? तो वो है चीन। ठीक है, चाइना तो हमसे आगे थोड़ा सा चल ही रहा है हर चीजों में, कुछ कुछ चीजों में पीछे भी होने लगा है। अब ऐसा नहीं है, हमारा भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, एक EPL लॉन्च किया है इस बार। किसने? विमानन क्षेत्र को लेकर आधुनिक बनाने वाली दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ये भारत ने। ठीक है, फिर चीन इसमें टॉप पर है, और भारत हमारा सेकंड पर है, जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, ये कब लॉन्च हो गई थी? ये कब शुरू हुई है? 20 फरवरी 2025 को इसको
शुरू किया गया है। तो ये भी याद रख लेना, बस इतना ही याद रखना है। बाकी इधर एक पॉइंट है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले विमान बाजारों में से एक है, बिल्कुल सबको पता है ये। और कुछ वर्षों में 20,000 नए पायलटों की आवश्यकता होगी, जिनमें से आप लोग भी कुछ बन जाओ पायलट वायलट, है ना। तो 20,000 में से आपका नाम भी होना चाहिए। हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जिसमें रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इतने ही पॉइंट आप लोग याद रखिए। फिर है भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति 2025 लॉन्च की गई है। अब सबसे पहले बात आती है कि भैया ये जीसीसी क्या है। तो ये है, मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ये। ठीक है, जीसीसी इन्हीं को कहा है, जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है, इनकी नीति को 2025 में अनावरण कर फरवरी 2025 में इनका अनावरण किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब क्या किया है, इन कहां कहां पर किया है, इंदौर, भोपाल और जबलपुर टीयर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार के सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है। तो 3 शहर इसमें शामिल है, कौन कौन से, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, यहाँ पर बाकी फिर कुछ याद नहीं करिएगा, ये सब मैंने पढ़ रखा है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट कर लीजिएगा सीधा, नीति के तहत मध्य प्रदेश में जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियों को 40% तक पूंजी सब्सिडी अधिकतम 30 करोड़ मिलेगी। देख लीजिए, आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, 40% तक की तो सीधी सब्सिडी ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा हुआ है इसमें। व्यवसाय करने के लिए आसानी के लिए नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया गया है। नो क्वेरी पोर्टल से ये काम चलेगा, जो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रदान करता है। ठीक है, इतनी ही चीजें इसमें याद रखिए, बाकी कुछ याद करने का। अब इस पर लगा लीजिए स्टार, मैंने पहले से भी लगा रखा है, एक और लगा लीजिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात हो रही है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कर दिया गया है। तो ये हल्दी बोर्ड का गठन कब किया गया है, 14 जनवरी 2025 को। और किसने किया है, जो आपके केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने किया है। कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, जहां पर आप लोग रह रहे हैं, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। श्री पल्ले गंगा रेड्डी जो है ना, इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। दो, पीयूष गोयल साहब ने तो इसको जो है शुभारंभ किया है इसका, लेकिन जो इसके पहले अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, पल्ले गंगा रेड्डी। तो ये नाम आपको याद रखना है इसके अध्यक्ष का। ठीक है, और इसमें हल्दी के उत्पादन में 2 शीर्ष राज्य, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता है, नंबर 1 पर कौन है, महाराष्ट्र, और दूसरे पर कौन है, तेलंगाना। ठीक है, और इस बोर्ड का मुख्यालय जो है ना, वो दूसरे नंबर का जो हल्दी उत्पादक राज्य है तेलंगाना, उसमें किया गया है। तो ये भी याद रखना है, मुख्यालय इसका कहाँ पर होगा, तेलंगाना में। बिल्कुल ये पॉइंट स्किप मत करिएगा। लॉन्च कहाँ से हुई है, ये नई दिल्ली से। और अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, पल्ले गंगा रेड्डी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है तेलंगाना में। और टॉप राज्य जो हल्दी उत्पादन राज्य वो कौन सा है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर है तेलंगाना। देखिए इतने ही पॉइंट इसमें थे। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है कि हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप से भी जाना जाता है। बस इतने ही पॉइंट थे, बाकी एक भी कुछ याद नहीं करना, बाकी सब फालतू चीजें दी रखी हैं। अगर ज्यादा आपको लगे तो फिर आप लोग फैक्ट याद करते रहिएगा, है ना, जो कि हम लोगों को कभी नहीं होंगे। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी जीएमआर यूएनजीसी में शामिल हो गई है। तो बात कर लेते हैं भैया, ये यूएनजीसी क्या है। ठीक है, जो कि इसमें जीएमआर शामिल हुई है। चलिए देख लेते हैं। 3 फरवरी 2025 की ये घटना है। भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालक कंपनी जो जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड है, उसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, इसी को है यूएनजीसी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, इसमें शामिल होने की जानकारी दे दी है। ठीक है, कंपनी जीएमआर ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके तहत क्या होगा, इसके द्वारा जीएमआर जो एयरपोर्ट्स है, इसके द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी में ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन भी प्राप्त है। तो ये भी एक अच्छी है, मतलब कह सकते हैं जब ये सब प्राप्त है इसको, तो ये अच्छी कंपनी है, ये याद रखिएगा। फिर जीएमआर एयरपोर्ट्स के तहत दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और इंडोनेशिया के मैदान में प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन किया जाता है। साथ ही फिलीपींस के मकतान सेवू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तकनीक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। ठीक है, जीएमआर के द्वारा ही ये दी जा रही हैं। फिर एक पॉइंट इधर पर कर लीजिए, जो कि खास पॉइंट है। कंपनी विशाखापट्टनम, भोगापुरम और ग्रीस क्रीट ने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का भी विकास कर रही है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि नए हवाई अड्डों का विकास अभी ये कंपनी कहाँ पर कर रही है, जीएमआर, तो ये कर रही है विशाखापट्टनम, भोगापुरम में। ठीक है,
इतना ही बस याद रख लीजिएगा। बाकी है इसमें नेक्स्ट न्यूज, मेट्रो वायडक्ट पर भारत के सब पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। अभी तक देखिए जो सौर संयंत्र बनते थे वो एक मुखी बनते थे, है ना, ऐसे इस टाइप से, मान लीजिए सूर्य इधर से जो है आएगा प्रकाश, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि दो मुखी बना दिए गए हैं इनको, है ना। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर। जो आपके आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं अभी, कौन है आवास और शहरी मंत्री, वो है मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम हरियाणा के, ठीक है। इनने दिल्ली के ओखला में, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये स्टार्ट कहाँ पे हुई है, दिल्ली के ओखला में मेट्रो स्टेशन पर 18 फरवरी 2025 को मेट्रो वायडक्ट, मेट्रो की बात हो रही है तो मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी वायफेशियल और संयंत्र, सौर संयंत्र जो है उसका उद्घाटन किया है। तो सारे पॉइंट हमें इसी में मिल गए। सबसे पहले तो इसको लॉन्च किसने किया, मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि बिजली मंत्री हैं इसलिए, ठीक है। कहाँ पर किया, मेट्रो की बात हो रही है तो दिल्ली सबसे टॉप पे ही है, तो दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर कब किया, 18 फरवरी को। और ये सौर संयंत्र ऊर्ध्वाधर मतलब दो मुखी बाइफेशियल है, ठीक है। इन्होंने खैबर दर्रे डिपो में स्थापित 1 मेगावाट के रूफ टॉप सौर संयंत्र का भी उद्घाटन किया, ठीक है। फिर द्विमुखी सौर पैनल जो रहेंगे दोनों तरफ सूर्य के प्रकाश को कैप्चर कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि इसकी खासियत क्या है, ठीक है। इस संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली में आयोजित ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी गतिशीलता का भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में किया गया है। बाकी एक पॉइंट यहाँ पर भी कर लीजिएगा, भारत विकास और सततता के साथ 2070 तक शुद्ध सूर्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ऐसी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब बात हो रही है यहाँ पर कि गिद्ध गणना में संख्या के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो सबसे पहले हमें यहीं पर चीजें याद हो गई हैं। गिद्ध गणना हुई अभी हाल ही में 2025 में, ठीक है। उसमें हमसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भैया इसमें टॉप पर कौन सा प्रदेश रहा है, तो पहले चरण में टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। कितना मध्य प्रदेश देश की सबसे अधिक गिद्ध आबादी दर्ज की है। यहाँ पर गिद्ध की भारत राज्य वन विभाग के द्वारा यहाँ पर 12,981 गिद्ध पाए गए हैं, जो कि एक अच्छी बड़ी संख्या है, ठीक है। 2024 में दर्ज 10,885 गिद्धों की तुलना से अब अधिक है, 2000 लगभग बढ़ गए हैं, 10,845 थे, अब 12,981 हो गए, तो 2000 के आसपास, 2000 और 100 के आसपास ये बढ़ गए हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट याद रखिए। यहाँ पर विश्व भर में 23 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, जिसमें भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 9 प्रकार के, बस इतना ही रखिए। अब 9 के 9 प्रकार तो आप लोग याद कर नहीं पाओगे। अब कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बात। तो मध्य प्रदेश में गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा पन्ना नेशनल पार्क में मिलता है, जो कि बुंदेलखंड में ही लगता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, तो पन्ना नेशनल पार्क में मिलता है, ठीक है। इतना ही याद रखना था। बाकी देखिए इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। दार्जिलिंग चिड़ियाघर है जो ना, उसमें भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है। तो वन्य जीव बायो बैंक आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर खोला गया, तो दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में भी वो पूछ लेगा कि कौन से प्राणी उद्यान में खोला गया है, तो वो खोला गया है पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान। ये देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक है, जो कि फरवरी 2025 में खोला गया है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि देश का ये पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर प्राणी उद्यान में एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। इतना ही याद रखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो CCMB होता है, इसके सहयोग से संचालित हो रही है। तो इतना याद रखना है हम लोगों को, किसके सहयोग से ये संचालित हो रही है, CCMB। बस एक पॉइंट यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा कि बायो बैंक के अलावा PNHZP ने एक आधुनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला और कंकाल संग्रहालय भी शुरू किया है। तो इतने पॉइंट्स इसमें याद रखने थे। अब नेक्स्ट न्यूज हमसे कह रहा है कि केरल सरकार की एक एक्सपायरी दवाओं के संग्रह और निपटान करने वाली एक पहली परियोजना। देखिए केरल सरकार ने क्या किया है अभी हाल ही में, जो कि हम लोग कई दवाइयां लेकर आते हैं, तो मान लीजिए खांसी या जुकाम की दवाई लेकर आए कुछ, या फीवर की आए, तो फीवर उतरते ही हम लोग खाते नहीं है, क्योंकि छोड़ ही देते हैं फिर, ठीक है। पूरा कोर्स भी नहीं लेते, पता डॉक्टर ने कहा था कि 3 दिन तक कोर्स लेना, और हम लोगों ने जो है उसको 2 दिन ही खाया, 2 दिन में फीवर ठीक, तो उसके बाद हम लोगों ने कोर्स उसका छोड़ दिया है, ऐसे ही करते हैं। तो जो एक दिन की दवा बची है वो कभी ना कभी तो एक्सपायर हो जाएगी ना, अब वो डली डली तो एक्सपायर हो ही जाएगी। तो जब एक्सपायर होगी तो अब उसी के जो एक्सपायरी दवाएं हैं ना उनको संग्रह करेगी कौन, केरल सरकार। ये सरकारी योजना है, जो कि पहली बार ऐसी योजना लाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं। देश में पहली बार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग, देखिए आपसे अगर विभाग का नाम भी पूछ ले तो कौन सा विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण विभाग
घरों से एक्सपायरी और अप्रयुक्त दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करने और उनका निपटान करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ठीक है, अब इस परियोजना का नाम क्या है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इस परियोजना का नाम है एन प्राउड। अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए एक नया कार्यक्रम है ये। ठीक है, जो कि कब लाया गया है, 22 फरवरी 2025 को केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कोझिकोड में इसको पहली बार उद्घाटित किया है। तो कोझिकोड से इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अब एन प्राउड क्या है, तो एन प्राउड है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल एंड अनयूज्ड ड्रग्स। ठीक है, ये परियोजना है और पहली बार है कि जब सरकारी स्तर पर इस तरह की परियोजना शुरू की गई है, इसे लागू किया गया है। ये पहली बार ही हो रहा है जो कि सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, केरल सरकार है वो। इस परियोजना को कोझिकोड निगम जो है ना और कोझिकोड जिले के उल्लेरी पंचायत में पहली बार लागू किया गया। तो अगर पंचायत का नाम भी पूछ ले तो उसका नाम है उल्ली एरी पंचायत। ठीक है, इतनी चीजें ही इसके बारे में याद करनी थी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका संचालन 3 चरणों में घरेलू संग्रहालय, स्थानीय संग्रह केंद्र, सार्वजनिक स्थानों पर नीले रंग के डस्टबिन लगेंगे। ठीक है, जिसमें लोग एक्सपायरी दवाओं को डाल देंगे और हरित कर्म सेना ग्रीन टास्क फोर्स इन दवाओं को संग्रहित कर प्रक्रिया प्रबंधन में भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो आप तो ये है कि सार्वजनिक जो स्थल होंगे, पार्क, स्कूल या कॉलेजेस या फिर मान लीजिए हॉस्पिटल, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी स्थल, तो वहां पर नीले कलर के डस्टबिन लगा दिए जाएंगे। तो उनमें लोगों को फेंकना है। अच्छी पहल है। ठीक है, होनी भी चाहिए ऐसी पहले। देख लेते हैं आप नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है यहाँ पर। देश की प्रकृति परीक्षण अभियान के नाम पर 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। अभी कौन कौन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए वो हम लोग सारे देख लेंगे। भारत ने आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत 5 गिनीज वर्ल्ड दर्ज किए हैं। ठीक है, अब वो भी राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग है जो और आयुष मंत्रालय के सहयोग से। अगर पूछ ले कि भैया ये 5 वर्ल्ड गिनीज जो रिकॉर्ड हासिल किए हैं वो किसकी सहायता से किए हैं, तो वो किए गए हैं राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग और आयुष मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, अब ये 5 रिकॉर्ड हैं क्या वो देख लेते हैं। पहला है कि एक सप्ताह में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड। ठीक है, ये एक तो इसमें मिला है। दूसरा है 1 महीने में किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड। पहली बात हो रही थी पहला सप्ताह में और दूसरा हो गया महीने में। ठीक है, तीसरा है कि अब तक किसी स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का रिकॉर्ड। तो चौथा है यहाँ पर कि सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम का रिकॉर्ड। ठीक, और पांचवा है सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो का रिकॉर्ड। तो पहला हो गया पहला हो गया सप्ताह का, फिर हो गया महीने का, फिर हो गया किसी स्वास्थ्य अभियान के तहत सबसे अधिक संकल्प, फिर फोटो का एल्बम रिकॉर्ड और फिर वीडियो का एल्बम रिकॉर्ड। ठीक है, पांचों के पांचों याद हो गए। अब अभियान का महत्व क्या है, जन भागीदारी का व्यापक स्तर पर विस्तार होगा और नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद जो दिवस है ना, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग मनाते हैं 28 अक्टूबर को। इसी इसी दिन इस अभियान की शुरुआत की थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी पहली प्रतिभागी थी। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि भैया प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया था वो किस दिन चला गया, तो ये चला गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के दिन। अब पूछ लेगा हमसे, मान लो आयुर्वेद दिवस कब होता है, तो 28 अक्टूबर को होता है और नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। और दूसरा, इसमें पहली प्रतिभागी कौन रही है, तो हमारी राष्ट्रपति जी रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन हुआ है। तो कांच पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है कन्याकुमारी में। ठीक है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने इसको दिसंबर 2024 को 30 दिसंबर 2024 को भारत के पहले कांच पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया है, कन्याकुमारी में, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। यह पुल जो है ना विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना था। कांच ब्रिज पूछेगा आपसे कि पहला कांच ब्रिज कहाँ पर स्टार्ट बना है, तो वो बना है आपका तमिलनाडु में और वो भी कन्याकुमारी में। ठीक है, पूछ लेगा कि वो कहाँ कहाँ को किस चीज को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल को, जो वहां की एक 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा बनी हुई है उसको जोड़ता है ये आपस में। ठीक है, फिर सबसे खास बात, पुल है जो कांच की सतह पारदर्शी रखी जाएगी जो समुद्र के अद्भुत दृश्य और समुद्र के ऊपर चलने का अनुभव प्रदान करेगी। वाह वाह वाह, तो फिर तो जाना चाहिए यहाँ पर, है ना, घूमने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। इसका नया प्रारूप अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके देख लेते हैं। ये करता कौन है भारत में,
तो ये करता है शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण एक प्रगति है, जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण एस जो है ना, उसकी पहल के माध्यम से नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं इस बार। ठीक है। आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं आपके मनोहर लाल खट्टर, अभी हम लोगों ने देखा था, उन्होंने इसको 2024 में 9वें संस्करण को निष्पक्ष मूल्यांकन से सुनिश्चित करने के लिए नया प्रारूप एक पेश किया है। ठीक है। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा शुरू की गई है। तो पूछ लिया जाएगा कि सुपर स्वच्छ लीग, ये इसकी अवधारणा कब शुरू की गई है? तो ये 9वें संस्करण में। कौन से में? जो स्वच्छ भारत का जो 9वां संस्करण अभी हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण जिसे निकालता है, उसमें किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग को स्टार्ट। ठीक है। ये पिछले 3 वर्षों में 2021 से 23 के में लगातार स्वच्छता के उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जो शहर लगातार 3 साल से 2021 से 23 के बीच लगातार स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं, उन 12 शहरों को इसमें जोड़ा गया। सुपर स्वच्छ लीग है ये 12 शहरों की। अब ये 12 शहर आपसे पूछ सकता है कि किसको किस चीज में मिला हुआ है। तो देखिए, छोटे शहरों में किस किस को मिला है? छोटे शहर माने जाएंगे जो 20,000 से जिनकी जनसंख्या कम है, उनको छोटा शहर कहेंगे। तो उनमें है एक पंचगनी महाराष्ट्र का शहर है, और एक पाटन जो गुजरात का शहर है। इन दो को शामिल किया गया है। फिर छोटे शहर, ये थे बहुत छोटे शहर। ठीक है, 20,000 से नीचे जनसंख्या वाले। फिर छोटे शहर जो 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले हैं, उनमें क्या किया गया? कौन कौन से शहर है? तो बीटा है एक महाराष्ट्र का, और एक सासवड़ हो गया महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के देखिए अभी तक 3 हो गए हैं, एक अति छोटे में और 2 छोटे में। ठीक। फिर मध्यम शहर आ गए। मध्यम शहर में क्या होता है? 50,000 से 3 लाख तक की संख्या होती है। तो इसमें जोड़ा गया है अंबिकापुर को, जो कि छत्तीसगढ़ का है, फेमस जगह है। तिरुपति आंध्र प्रदेश की, और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जो एनडीएमसी है, उसको भी जोड़ा गया है इसमें। तो अंबिकापुर, तिरुपति और नई दिल्ली 3 हो गए। कौन से में? मध्यम वाले में, है ना। अब देख लेते हैं बड़े शहर। बड़े शहरों में क्या होता है? 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या होती है। जैसे हमारा एक नोएडा। ठीक है। तो नोएडा हो गया ये उत्तर प्रदेश का, और चंडीगढ़ हो गया चंडीगढ़ में। ठीक है। तो नोएडा पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा यूपी का है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मिलियन प्लस शहर कौन कौन से हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है? तो उसमें है इंदौर, नवी मुंबई और सूरत। तो ये हो गए टोटल 12। ठीक। गुजरात के 2 हो गए, एक सबसे टॉप वाले में, एक सबसे अति छोटे वाले में हो गया था। ठीक है। महाराष्ट्र के 4 हो गए हैं टोटल। इंदौर मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही है, चंडीगढ़ का एक ही है, चंडीगढ़ ही। और नोएडा हमारा उत्तर प्रदेश का भी एक ही है इसमें। दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश का एक शहर तिरुपति, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। ठीक। और महाराष्ट्र के तो ये हो गए सारसवड़ और बीटा, और एक हो गया पंचगनी। ठीक है, इतने हम लोगों ने शहर देखे हैं। तो 12 शहर ध्यान रख लेना। ये पूछ लेगा कि कौन सी सूची में इनको शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं कि इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। 7वीं बार मिला है कि 8वीं बार मिला है ना? मेरे ख्याल से देख लेना आप लोग गूगल करके, 8वीं बार मिला है। ठीक। फिर इंदौर का सफलता प्रमुख कारक क्या है? 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण। मतलब कह रहे हैं कि जो इंदौर की सफलता के प्रमुख कारक है वो क्यों है, क्यों इतना साफ हो रहा है वो? तो 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण की बात होती है यहाँ पर। इंदौर में भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी लगा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा, ना कि मध्य प्रदेश का, है ना। भारत का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगा है? इंदौर में, जो जैविक कचरे को ईंधन में बदलता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ के नागरिक सहभागिता, सबसे बड़ी बात होती है नागरिकों की सहभागिता। नागरिक वहां के खुद ही इतनी दिलचस्पी लेने लगे हैं सफाई करने में। जैसा कि मैंने कल भी बताया था वीडियो में, कि वहां पर 2 डिब्बे लगाने लगे हैं वो अपने घरों के सामने, एक सूखे कचड़े का और एक गीले कचड़े का। उसमें चाहे चाहे तो राहगीर भी उसमें कचड़ा डाल सकते हैं, यहाँ वहां ना फेंके। तो इसलिए सड़कें भी वहां की साफ दिखाई देती हैं, है ना। यही राज होता है, जब लोग सफाई करने पर उतर आए तब तो फिर क्या ही हो सकता है। फिर देख लेते हैं सुपर लीग के प्रमुख जो लाभ हैं वो क्या है? शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे ये, टिकाऊ कचरा प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहन करेंगे, स्वच्छता अभियानों में नागरिक की भागीदारियों को बढ़ाएंगे, और स्वच्छता और कचरा निपटान तकनीकों में नवाचार को भी बढ़ावा देना इनका उद्देश्य रहेगा, और इससे लाभ भी होगा। ठीक। अब है एक मोपा हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। तो बात कर लेते हैं कि ये मोपा हवाई अड्डा है कहाँ जो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीत चुका है? तो मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको कहा है मोपा, है ना, जिसे जीएमआर गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससीआई सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये समझ लीजिए आप, इसका नाम क्या है? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कहाँ पर है ये? तो ये है गोवा में। ठीक, इतना ही याद रखना है हम लोगों को।
बाकी इससे संबंधित कोई भी पॉइंट नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की तटरेखा में विस्तार हो गया है। तटरेखा में विस्तार हो गया है, कैसे हो गया है, कितना हो गया है, कौन इसको निकाला है? देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक समृद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, एनसीसीआर इसको बोलते हैं, इसने उपग्रह और क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ डेटा का उपयोग करके भारतीय तट रेखा के परिवर्तन का अध्ययन रिपोर्ट कर जारी की है। तो आपसे पूछेगा कि किसने इसकी रिपोर्ट निकाली है, तो ये निकाली है राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने उपग्रह और क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा के उपयोग करके। ठीक है, इसके अनुसार तट रेखा जो भारत की है 47.6% बढ़ गई है। बताइए, तट रेखा इतनी बढ़ गई है एकदम से 47.6%, तो बड़ा सवाल है ये। ठीक है, 1970 में ये 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो एक ये डेटा भी याद रख लीजिएगा। फिर तटरेखा में बदलाव वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? गुजरात की तटरेखा 1214 किलोमीटर थी, अब हो गई है 2340 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल की जो तटरेखा थी वो 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 हो गई है। और तमिलनाडु की हो गई है 906 से बढ़कर 1016। तो यही तीन रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा तो गुजरात की ही पूछ सकता है, वो 1214 से बढ़कर हो गई है 2340। पश्चिम बंगाल की हो गई है 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 और तमिलनाडु की हुई है 906 से 1068। ये तीन राज्य ही टॉप पर है, एक गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा कौन सा? तीसरा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये तीन राज्य याद रख लीजिएगा। फिर है पनडुब्बी मत्स्य 600 का पूरा बंदरगाह पर सफल परीक्षण हो चुका है। तो देख लेते हैं ये क्या है। डीप ओपन मिशन पहल के तहत पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के तहत चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000, ठीक है, का कट्टुपल्ली बंदरगाह पर 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक ढीला परीक्षण कर लिया है। ठीक है, तो यही याद रखना है कि ये एक तो चौथी पीढ़ी की है और ये गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है मत्स्य 600। ठीक है, और इसमें कोई खास पॉइंट यहाँ पर है नहीं। फिर एक पॉइंट रख लीजिएगा, पनडुब्बी के अंदर मानव जीवन रक्षक प्रणालियां भी होगी, पर्यावरणीय तथा महत्वपूर्ण मापदंड भी होगी, जैसे नेविगेशन, जॉयस्टिक्स, और इसके बाद क्या होगा, इसमें सेंसर भी होगा, पानी के भीतर प्रकाश व्यवस्था भी होगी, कैमरों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये चीजें इसमें इनबिल्ट की गई है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि भैया भारत में बाल विवाह, समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है अभी हाल ही में। ठीक है, देख लेते हैं कैसे आई है। मार्च 2025 में एक रिपोर्ट जारी हुई है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट। ये इसने अध्ययन करके बताया है कि कई देशों में बाल विवाह और समय से पहले बच्चे पैदा करने की दरों में वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में क्या हुई है? ऐसे मामलों में कमी हुई है। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। इथोपिया के वोलो विश्वविद्यालय और कनाडा के मेक मास्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत समेत 106 देशों पर ये अध्ययन किया था कि भारत में मतलब बाल विवाह और समय से पूर्व बच्चे पैदा होने की स्थिति पर 106 देशों का रिसर्च था ये। ठीक है, 106 देशों के रिसर्च में पता चला कि भारत में अभी 8.38% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। फिर 3.62 किशोरियां 19 साल से पहले मां बन जाती हैं। ठीक है, 8.38% लड़कियों की तो 18 साल से पहले शादी हो जा रही है और उसमें से भी 3.62% किशोरियां 19 साल में ही मां बन जा रही है। ठीक है, तो ये ठीक है, अभी इसको और कम किया जा सकता है, अभी ये मात्रा कह सकते हैं बहुत ज्यादा है। अब वहीं हमारे पड़ोसी देशों पर एक नजर डाल लेते हैं कि पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है इसमें। तो जो बांग्लादेश है उसमें ये 55.55% लड़कियां 18 साल से पहले की उम्र में शादी हो जा रही है इनकी, और उसमें सबसे कम दर ट्यूनीशिया की है। ठीक है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं बांग्लादेश की है और उसके बाद है ट्यूनीशिया की। ठीक है, अब देखते हैं बांग्लादेश की क्या है। 55.55% लोगों की जो लड़कियां हैं उनकी बाल विवाह हो जा रहा है देखा जाए तो 18 साल से पहले, और उनमें से 30.23% मां बन जा रही है। ठीक है, भारत में ये कितना है? 8.38% की शादी हो रही है और 3.62% मां बन जा रही है। ठीक, फिर वहीं अगर पाकिस्तान भी देख लें, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसमें 13.62% लड़कियों की शादी हो जा रही है 18 साल से पहले, और उनमें से 5.95% लड़कियां मां बन जा रही है समय से पूर्व। ठीक है, तो ठीक है, देखा जाए तो पाकिस्तान में भी ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का हाल यहाँ पर ज्यादा खराब है। अब देखते हैं, संसद में 6 नई भाषाओं को जोड़ा गया है, अनुवाद सेवा का विस्तार मिल गया है। कौन कौन सी हैं? ये 11 फरवरी 2025 को लोकसभा उपाध्यक्ष ओम बिरला ने बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी
उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवा में विस्तार कर लिया है। ठीक है, तो कौन कौन सी, एक तो कर लीजिए BDMS, जो हम लोगों ने अपना जो 91वां संविधान संशोधन है भाषाओं से संबंधित, उसमें भी यही फॉर्मूला है BDMS, लेकिन एस में वहां पर संथाली है, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे संस्कृत। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बी से क्या हो जाएगा, बोडो। ठीक है, और डी से क्या हो जाएगा आपका, डोंगरी, और एम से क्या हो जाएगा, मैथिली। ठीक है, ये चार ये हो गई। एस उसमें संथाली है 91 से संविधान संशोधन में, लेकिन एस से यहाँ पर क्या है, संस्कृत। ठीक है, फिर इसके साथ साथ उर्दू हो गई, और यहाँ पर एक हो गई है मणिपुरी। ठीक है, 6 की 6 भाषाएं याद हो गई हैं। और इस संसद में अब टोटल 16 भाषाओं का अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा, और 10 भाषाएं इससे पहले थी तो उनको याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी, ये पहले से शामिल थी, ये 6 अभी और शामिल हो गई हैं। तो अब जो संसद है उसमें 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट घटना देखते हैं कि भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आ गई है। चलिए, अच्छी बात है, ये तो भारत के लिए बेहतर बात है। अब देख लेते हैं भारत में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें 70% घटकर वो दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र UN ने मार्च 2025 में ये जारी किया था, इसको संयुक्त राष्ट्र निकालता है। ठीक है, इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मर्टिलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट कहा जाता है इसको, और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से भारत की इस दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कहना ऐसा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है, तो फिर इसमें भी सुधार हो गया है कि अब शिशु मृत्यु दर कम हो गई है 70% घट के। ठीक है, फिर उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र में रणनीतिक निवेश, लाखों बच्चों की जान बच गई है इससे, आयुष्मान भारत योजना जैसी पहल से। ठीक, और UN रिपोर्ट में कहा गया कि 2000 के बाद भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतों का आंकड़ा 70 और नवजातों की मौतों का आंकड़ा कितना कर लिया है, 61% से कम कर लिया है। ठीक है, तो ये डेटा आ रहा है किसका, ये है UN रिपोर्ट का, कि 61% से भी कम कर लिया है, तो वही टोटल मिला के 70% कर लिया है। ठीक, रिपोर्ट में भारत, नेपाल, सेनेगल, घाना उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन देशों में निवेश एवं संसाधनों की सही प्रयोग से शिशु मृत्यु दर कम हुई है। इसके साथ साथ देखिए, भारत में तो हुई है, इसके साथ साथ अपना पड़ोसी राज्य में भी कम हो गई है, नेपाल में, सेनेगल और घाना, वहां पर जो अफ्रीकन कंट्री है उनमें भी। अब देख लेते हैं भैया आज की सबसे आखिरी घटना और मोस्ट इंपोर्टेंट घटना कौन सी, 3 स्टार मान लीजिए, इसमें क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। भारत में 4 नए रामसर स्थल बन गए हैं। तो सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि भैया रामसर स्थल जो है वो अब कितने हो चुके हैं इंडिया में, तो वो हो चुके हैं अब 89। ठीक है, कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो 4 जो जोड़े गए हैं तमिलनाडु के हैं, 2 सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य, ये तो है तमिलनाडु के। ठीक, सिक्किम में है खेचुरपल्ली, तो ये सिक्किम का हो गया, और एक झारखंड में का हो गया उदवा झील, यही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेटलैंड, तो ये ईरान का शहर था एक, उसके नाम पर ये बनाया गया था, और 2 जो फरवरी है इसको वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। हमारा आज का सेशन ये खत्म हो गया। अब कल हम लोग लाएंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।